स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड JS नरूका हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मेरे साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ देखिए नरूका जी का क्या कुछ कहना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स जो यूनियन है, इसका एक कोटा में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें एक शख्सियत हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करें और रूबरू हों उससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। सर, आपका एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं दवा प्रतिनिधियों की ऑल इंडिया फेडरेशन FMMRAI का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो इस कन्वेंशन को अटेंड करने आया हूँ। इस कन्वेंशन में हमने विषय रखा है ड्रग एंड हेल्थ। ये प्रोग्राम जनता में अवेयरनेस के लिए है कि किस तरह से सरकार की नीतियों की वजह से दवाएं महंगी हैं और हेल्थ जो सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है, एजुकेशन और हेल्थ जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, उनमें सरकार निरंतर निजीकरण की ओर जा रही है, बजाय कि उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा फैलाए। तो यहाँ स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में भी तेज़ी से निजीकरण हो रहा है। इंश्योरेंस बेस पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, उसकी वजह से सरकार अपना पल्लू झाड़ रही है। हमारी मुख्य मांग है कि GDP का 5% कम से कम स्वास्थ्य पर सरकार को खर्च करना चाहिए, जो अभी 0.8% भी नहीं रहा। घटते घटते हालत ये हो गई है कि 0.8 ही बताते हैं, लेकिन उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमारा पहली मांग तो ये है कि हेल्थ के ऊपर GDP का 5% कम से कम तय होना चाहिए। ड्रग में हमारी डिमांड है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जो पहले जो सरकारी कंपनियां थी, वो न सिर्फ गुणवत्ता वाली दवाएं जैसे कि हिंदुस्तान ड्रग्स थी, वैक्सीन की कंपनियां थी, उनको सबको बंद कर दिया गया है या ख़त्म के कगार पर हैं। वो वहाँ पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। तो अगर PSU को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो दवाओं की कीमतों पर और गुणवत्ता पर सरकार का बेहतर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया है। यानी कि पहले जो मूल्य नियंत्रण उत्पादन के आधार पर होता था, उसको हटाकर उसको बाजार के हवाले कर दिया। यानी कि बाजार में जो सर्वाधिक बिकने वाले दवाएं हैं, ब्रांड हैं, उनके ही औसत के आधार पर उसको न्यूनतम माना जाएगा। और दूसरा, पहले ऐसा नहीं था, अब हर साल 10% की वृद्धि करने का मैन्युफैक्चरर को छूट दे दी गई है, जिससे लगातार दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुख्य मांग है कि दवा को उत्पादन के आधार पर प्राइस फिक्स किया जाए, मूल्य नियंत्रण किया जाए, सख्त प्राइस कंट्रोल हो, गुणवत्ता के लिए ज़्यादा अच्छा सिस्टम काम करे। जो नकली दवाओं का जो बाजार बार बार हम पढ़ने में आते हैं, उस पर सख्ती से काम किया जाए। और न सिर्फ दवाएं बल्कि उपकरण, वो भी हम जब बीमार पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो दवाओं से जुड़े उपकरण हैं उन पर भी और दवाओं पर भी GST पूरी तरह से समाप्त की जाए, क्योंकि दवा कोई कमोडिटी नहीं है, ये आवश्यक चीज़ है और बीमारी की हालत में आम जनता इसको यूज़ करती है। ये हमारे इस ड्रग और हेल्थ कन्वेंशन का मुख्य मुद्दा है। और इसमें हम 0 GST, प्राइस कंट्रोल, बेहतर प्राइस कंट्रोल, इसके अलावा एथिकल कोड UCPMP को
कानूनी जामा पहनाया जाए, जिससे कंपनियों पर अगर कोई अनएथिकल मार्केटिंग करती है कंपनी तो उसको सजा का प्रावधान हो। सिर्फ नैतिक रूप से कोई भी बाध्य नहीं होता है, अगर उसमें कुछ सजा का प्रावधान नहीं होगा तो दवा कंपनियां इस तरफ बहुत सख्ती से या बहुत अपनी इच्छा से काम नहीं करेंगे। नरवा साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि दवाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं, लेकिन सरकार भी तो योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री दवा स्कीम है, हर राज्य में मुख्यमंत्री दवा स्कीम है, तो फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, तो रेट बढ़ भी जाता है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? फ्री दवाइयाँ कितने को मिल रही हैं ये तो आप और मैं बीमार पड़ेंगे तब पता चलेगा कि हेल्थ सिस्टम में एक आदमी बीमार होता है। एक हमारे यहाँ सरकार खास तौर से हमारे यहाँ एक छोटी सी राहत देकर उसके पीछे लूट का एक तंत्र छोड़ देती है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति बीमार, अगर आज हम सरकारी हॉस्पिटल में अगर बहुत अच्छी तरह से इलाज हो तो वो मुफ्त ही होगा। आपने पहले शायद आज से 25-30 साल पहले जब हमारी PSU जिंदा थी या इससे भी पहले जब वो बेहतर काम करती थी, दवाएं तो फ्री होती थी हॉस्पिटल में, फ्री ही दवाई मिलती थी सरकारी अस्पतालों में, और वो सरकारी कंपनियां बनाती थी। ये झूठा प्रचार है कि अब ये फ्री दवाई दे रहे हैं। ये तो मैं तो जब छोटा था तब से दवाओं, आपने भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हिंदुस्तान में ये एंटीबायोटिक्स और इनकी सबकी दवाएं उपलब्ध होती थी और सरकारी कंपनियां बनाती थी, बेहतर गुणवत्ता की होती थी, तो वो फ्री था सर और ज़्यादा अच्छा सिस्टम था। तो हम चाहते हैं कि ये मतलब सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, दवाओं की भी और स्वास्थ्य सिस्टम की भी। सरकार को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और GDP का 5% तक अगर वो हेल्थ पर खर्च करे तो आम आदमी तक राहत पहुंच सकती। सर, ऐसा नॉलेज में आया है कि विदेशों में जो इलाज होता है बेशक महंगा होता है, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स का जो बीमा है वो वहाँ की सरकारें कराती हैं। तो इलाज पर यदि कोई व्यक्ति विदेश में बीमार पड़ता है तो उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट ही उसकी भरपाई करती है। देखिए, कुछ विकसित देशों के मॉडल को यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह से निजी मॉडल है। अगर वहाँ पर सरकार देती है तो सरकार प्राइवेट संस्थाओं के थ्रू या निजी कॉरपोरेट के थ्रू ये देती है। पैसा तो घूमा फिरा के पब्लिक का ही होता है। अभी निजी जो व्यवस्था है, खास तौर से यूरोप में कोविड के समय उसकी बहुत अच्छी पोल खुली थी, यानी सबसे अधिक मृत्यु दर कोविड में कहाँ रही थी? आपको ध्यान हो तो फ्रांस में रही थी, पूरे यूरोप में रही थी, इंग्लैंड में रही थी, स्विट्जरलैंड में रही थी। क्यों रही थी? तो वहाँ पूरा निजीकरण है, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण है। जैसे ही एकदम से आपदा आई, एपिडेमिक आया, सारी धाराशाही हो गई। आपको ध्यान होगा, आप मेरे से ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सबसे और जहाँ जिन देशों में सरकारी व्यवस्थाएं थी, जैसे क्यूबा हुआ, या हमारे देश का उदाहरण लेते हैं केरल। केरल में बहुत अच्छा सरकारी काम हुआ, तो वह सबसे अच्छा कोविड पर काम हुआ। यहाँ तक कि राजस्थान में भी मुझे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि कोविड के समय राजस्थान में भी तत्कालीन गहलोत सरकार ने बेहतर काम किया था और हमारे सरकारी अस्पतालों ने अच्छी भूमिका निभाई थी। शायद पूरा केरल जैसा या ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं उसका खुद साक्षी हूँ कि राजस्थान में बाहर से मरीज, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, यहाँ से दिल्ली से भी भाग कर यहाँ इलाज करा रहे थे और हमारी सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। नरुका साहब, दवा और इलाज सस्ता होने में एक और उपाय काम आ सकता है कि सरकार ये जो मेडिक्लेम की इंश्योरेंस पॉलिसी ला रही है, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। क्या ये प्रीमियम सरकार अपनी तरफ से दे दे या इसको मिनिमाइज कर दे? इससे क्या फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, आप निजी क्षेत्र की तरफ किसी भी सेवा में जाएं, ये भ्रांति है कि वो आपको कुछ राहत देगी। निजी क्षेत्र, निजी पूंजी हमेशा मुनाफे के लिए काम करती है, तो सरकार कभी भी ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सकती जो निजी क्षेत्र को नुकसान दे। वो हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए बाध्य कर दी। नहीं, आप उसकी निजी क्षेत्र की क्यों बात करते हो? अपन तो LIC की बात करते हैं ना। LIC को तो खुद सरकार खत्म कर रही है। अभी तो उसमें पूरा 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आमंत्रित कर दिया है, निजी आमंत्रित कर दिया है।
सरकार तो LIC तक को खराब किया, और जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो तो LIC के पास है भी नहीं, सारी निजी कंपनियां कर रही हैं। इसीलिए तो भीम न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है कि जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी जैसी जो है, ये जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, जैसे सबऑर्डिनेट एजेंसी हैं या PSU कह लो, LIC है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है, ये सरकार से रिलेटेड हैं, तो सरकार इनके थ्रू जनता को लाभ नहीं पहुंचा सकती क्या? सरकार की नीयत अगर हो तो पहुंचा सकती है, लेकिन सरकार की नीयत मैंने कहा ना कि LIC हुए या जो जितने भी PSU हैं, LIC तो इतना बड़ा हमारा मतलब फाइनेंशियल हैसियत रखता है, जो सरकार को बहुत बड़ा राहत देता है, बहुत बड़ी फंडिंग करता है। उसमें भी सरकार निजीकरण की योजना बना रही है। इसको हमको देश में समझना होगा कि वो निजीकरण की तरफ भाग रहे हैं। आपका सवाल सही है, लेकिन सरकार की नीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं। अच्छा, एक बताओ, यदि मान लो सरकार GDP का 5% हेल्थ सेक्टर में खर्च करती है तो इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अगर हेल्थ सेक्टर में GDP का 5% खर्च होता है तो जो पैसा इन्वेस्ट होगा उससे बेहतर गुणवत्ता का स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, और वो खर्च होगा तो उससे एक सरकारी तंत्र स्थापित होगा। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं करना चाहती ना। सरकार तो मिनिमम दायित्व और अधिकतम निजीकरण की तरफ जाना। आपका संगठन इस मामले में क्या कर रहा है? क्या हमारा संगठन ने जैसे कन्वेंशन की है, हम पर्चे भी बांटते हैं, और हमारी लंबी जनता में जागरूकता के लिए आपका संगठन बहुत ज़्यादा काम नहीं करता? हमारा संगठन जनता में जागरूकता के लिए काम करने का प्रयास करता है। नहीं सर, जिस तरीके से अवेयरनेस जनता में पैदा करनी चाहिए उस तरीके से यदि आपका संगठन करता है, क्योंकि आप ये देखिए, दवाइयों की कॉस्ट के बारे में आम जनता नहीं जानती है। बीमार पड़ता है आदमी, मजबूरी है, पैसा नहीं जेब में होता, उधार लेके इलाज कराता है। उसको यही नहीं पता कि ये दवाई 1000 की आ रही है, 960 की आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसका पता ही लगता। इसका आपको सबसे बड़ा बात बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज का सबसे बड़ा दूसरा कारण बीमार पड़ना है। यानी अगर किसी पे कर्ज है तो उसमें सबसे बड़ा दूसरा कारण कि वो बीमार पड़ गए, यानी कि बीमार होना कर्ज का दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी ग्रामीण जनता में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्वास्थ्य में क्यों हम 5% GDP की मांग कर रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में इन्वेस्ट करे और जनता तक। राइट टू हेल्थ तो हमारा अधिकार में शामिल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यही सब चीज़ों को लेकर आपका ये भी सवाल ठीक है कि हम जनता के बीच इतना जागरूकता नहीं फैला पाए, लेकिन एज ए ट्रेड यूनियन हम हमारे अब जैसे अभी हम हमारी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं कि ये काले कानून यूनियनों को समाप्त करने, मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने, जो लेबर कोड। सरकार तो यूनियनों को समाप्त कर रही है सर। बिल्कुल, सरकार हर विरोध को कुचलना चाहती है। वर्तमान में जो सरकार, तो आप ये कहोगे सरकार तानाशाही है? अगर आपको इसमें कोई शंका है तो आप कह सकते हैं तानाशाही, क्योंकि सरकार ने कोई संस्था छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग पर भी बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। चुनावों में खुली छूट है सत्ताधारी पार्टी को। अब CBI हो गई, ये सभी जो भी संस्थाएं थी वो किसके लिए काम करती हैं? और आप मीडिया हैं, आपके सामने मैं ये कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि इस सरकार को कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि कौन सरकार के लिए इस वक्त कार्यकर्ता। मतलब आपका इनडायरेक्ट में ये कहना है कि मीडिया भी सरकार के हाथ बिका हुआ है? देखिए, बिका हुआ है, डरा हुआ है, ये मैं मीडिया के सामने बैठ के नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद इसका आकलन कीजिए कि आज की जो न्यूज़ चलती हैं या जो प्रिंट में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन न्यूज़ का, उन समाचारों का आम जनता से कोई वास्तविक लेना देना है क्या? नहीं, सरकार के प्रति पीत पत्रिका हो गई है तो एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा मैं खुद प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने ये कहूँ कि आप गलत हैं तो वो भी गलत कहना। आप खुद आकलन कीजिए, क्या ऐसा पहले मीडिया था कि जहाँ पर जनता की महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, जनता की बेरोजगारी की बात, कोई बात मीडिया में होती ही नहीं है? और इस तरह के प्रचार होते हैं कि जैसे भारत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया है, विश्वगुरु बन गया है, लेकिन हकीकत इससे दूसरी है। इससे आप वाकिफ है।
डॉलर की कीमत पहले तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी, अब तो नहीं गिरती थी। 92 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है, डॉलर हो गया, महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन सरकारी बयान आते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर कितना भी हो जाए हम तो ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब और बाकी आप आंकड़े उठा के दीजिए, सूचकांक उठा के दीजिए, सर डॉलर की कीमत खुद घट रही है। घटने से क्रूड ऑयल होता है जो सरकार परचेज करती है वो बहुत महंगा आता है, और जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो निश्चित मान के चलो कि डेली यूजेस की चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, आवागमन है, हर चीज़ पर असर पड़ता है, महंगाई होगी। पड़ता है, लेकिन क्रूड ऑयल सस्ता हो या महंगा हो, और उसमें तो सरकार ने कुछ राहत तो हमें तो जनता को तो देनी नहीं है। आपको तो पता है कि खूब सस्ता क्रूड ऑयल था, तब भी जनता को तो पेट्रोल कभी कम नहीं हुआ। तो वो तो एक अलग विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रग कन्वेंशन है और हम ट्रेड। सर ड्रग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेडिकल स्टोर पे जब कोई बंदा दवाई लेने जाता है तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये दवाई इतनी महंगी क्यों है, क्या कारण है? देखिए, मेडिकल स्टोर वाले ने कह दिया 960 रुपये निकालो, बंदा निकाल के दे देता है। क्योंकि उस पर 960 रुपये प्रिंट है, इसमें ना दवा बेचने वाले की गलती है ना खरीदने वाले की गलती है। अब उस 960 को 460 या 560 या 300, मैंने जो हमारा मुद्दा है कि उत्पादन पे मूल्य तय करके उस पर नियंत्रण कोई कर सकता है, सरकार कर सकती है। प्राइस प्रिंट पर जो जिसको एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी पर रोकने से बेचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, उस एमआरपी को सरकार कम करे। तो इसमें तो किसी की तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि प्राइस को कंट्रोल सरकार कर सकती है, वो फालतू भ्रांतियां न फैलाएं, वास्तविक कार्य करें और दवाओं की कीमत पर नियंत्रण करें, उत्पादन आधारित, ना कि बाजार हवाले छोड़कर कॉरपोरेट के भले के लिए हर साल 10% उनको बड़ा मूल्य वृद्धि करने का अनुमति दे। नरूका साहब, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोक चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका